नमस्कार बच्चों, अभी हमने एक प्रश्नमाला यानी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे जो जेट की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उसी श्रृंखला में आगे हम क्वेश्चन को चालू करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए थे और 51वें क्वेश्चन से आज हम आपके सामने क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर जो 51 है, जो हमारे जेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न लिखा गया है, वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करती है बहुत अधिक। 17वें वर्ग की बात कर रहा है ये। 17वें वर्ग में तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है बेटा, ये तत्व है। अब क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे चलने पर, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। नीचे चलेंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन तो घटेगी, यानी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम। लेकिन इस वर्ग में क्या होता है, इसकी हो जाती है ज़्यादा और इसकी है कम। जो स्टेटमेंट था उसका अपोजिट हो गया। स्टेटमेंट क्या था कि नीचे चलने पर क्या होती है, घटती है, लेकिन नीचे चलने पर तो क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इस वर्ग में ऐसा क्यों होता है? इस वर्ग में देखो ऐसा इसलिए होता है, फ्लोरीन का आकार होता है छोटा और क्लोरीन का आकार होता है बड़ा, और बाह्यतम कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो देखो बिल्कुल स्पेस फुल हो गया। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कोई इलेक्ट्रॉन जब आकर जुड़ता है, नया इलेक्ट्रॉन, फिर एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान प्राप्त होगा। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं सकता इस पर, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है इसके ऊपर, पहले से ऑलरेडी क्या फुल है, उसका घनत्व क्या बहुत ज्यादा है। Cl में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन थोड़े दूर दूर होते हैं, तो स्पेस मिल गया इसको। नए इलेक्ट्रॉन आने के लिए क्या मिल गया, जगह मिल गई। 3 3 6 और 1 7, देखो इतना स्पेस है, दूर दूर है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन नया आपस में इसमें आकर जुड़ जाएगा। वो ये सीधी सी बात है। एक ट्रेन की चेयर होती है, ट्रेन में देख गए होंगे आप कई बार, तो उसमें 3 नंबर लिखे होते हैं, 21 22 23 या 1 2 3, 3 की सीट होती है। तो 3 बैठ जाएँ जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 या 5 बैठ जाएँ तो भी एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन 5 बैठने के बाद तो छठा थोड़ी आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, पहले ही क्या हो गई, वो फुल हो चुकी, तो कोई नया आदमी नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, फ्लोरीन का बाह्यतम कोश फुल है, तो नया इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ नहीं पाएगा, जुड़ेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी नहीं, उसका मान नहीं होगा। क्लोरीन का आकार बड़ा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन को, नए इलेक्ट्रॉन को आकर जुड़ने के लिए स्पेस होता है, इसलिए आसानी से नया इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है। तो क्या बात हुई इसके अंदर, पहला क्या, फ्लोरीन की छोटी त्रिज्या और उच्च घनत्व, क्लोरीन की छोटी त्रिज्या और उच्च घनत्व, ये बात तो गलत है। क्लोरीन का उच्च घनत्व है ही नहीं, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व निम्न होता है। क्लोरीन की बड़ी त्रिज्या और निम्न घनत्व, ये बात सही है। क्लोरीन की त्रिज्या यानी आकार बड़ा होता है, घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। और देखें आगे पढ़ें, फ्लोरीन की छोटी त्रिज्या निम्न घनत्व नहीं, फ्लोरीन का तो उच्च घनत्व। तो दो तो स्टेटमेंट आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्या है कि गलत है। अब इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको। फ्लोरीन की छोटी त्रिज्या उच्च घनत्व, लेकिन हमको फ्लोरीन की बात नहीं करी, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है, तो हमको क्लोरीन वाले स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो क्लोरीन क्या कह रहा है, क्लोरीन की आकार बड़ा होता है, त्रिज्या बड़ी है, बिल्कुल सही बात है, और घनत्व भी क्या है उसका कम, इसलिए नया इलेक्ट्रॉन आसानी से आकर जुड़ जाता है। तो ये उत्तर इसका सही हो गया, सी। तो सी आंसर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा क्यों होती है, इसका आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन पर। दर्शाए गए त्रिक 3 3 के सेट है, किसका बंध क्रम 2.5 है। बंध क्रम निकालना आना चाहिए इसके लिए। बंध क्रम निकालने का आप पहले ऑप्शन से चालू कर लें। बंध क्रम को निकालने का तरीका होता है, इस प्रकार से कक्षक बनाने पड़ते हैं, आणविक कक्षक। N2 प्लस है, तो एक तरफ N लिख लो, दूसरी तरफ N हो गया N2, और एक N पे लगा दो प्लस। N के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लिख लो, कितने होते हैं N के बाह्यतम कोश में, P3, क्योंकि N का विन्यास होता है 7 नंबर पे आता है, तो N होता है 1s2 2s2 2p3, इसलिए P में 3 हो गए, तो 1 2 3 हमने फिल कर दिए। N के वही 3 कक्षक हो गए, प्लस एक प्लस लग गया, 3 थे, एक कम हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। यहाँ पर आपको पता है P कक्षक में यहाँ पर इस प्रकार से 3 3 आणविक कक्षक होते हैं, ये तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर से 3 आ गए, इधर से लेकिन 2 ही थे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, ऊपर खाली रह जाएगा, पूरे 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। तो नीचे वाले कितने हैं, यहाँ पर बंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने टोटल हो गए, 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस 2 और कर दो, ये वाले बाह्यतम कोश के एस कक्षक के कितने हो गए, 7। ऊपर वाले इधर 0 है, लेकिन प्लस 2 कर देना, 7 - 2/2,
आ गया तुम्हारा 5/2 आ गया तुम्हारा 2.5। तो N2 प्लस का बंध क्रम कितना होता है? 2.5 होता है। तो इसका तुमको पता चल गया भैया 2.5 होता है। NO, इसी प्रकार से NO का बंध क्रम निकाल लो। क्या करना आपको? एक तरफ N और एक तरफ कर दो O, यही फॉर्मूला लग जाएगा वापस। ये तो कर दिया हमने N और O में होता है P4, इसमें था P3। P4 का अंदर हो गया ये 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इधर से 3 इधर से, ये फुल हो जाएगा। अब 3 इधर से 3 इधर से, एक और बच गया इधर, तो एक यहाँ भरेगा ऊपर। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? देखो आप 2 4 6 और 2 ए वाले, 2 प्लस करना में से 8 माइनस ऊपर कितना? 1, इसमें 2 जोड़ दो 3, 5/2 2.5, इसका भी 2.5 आंसर आ गया। O2 प्लस का बंध क्रम कितना आता है? ये भी देख लो। O2 प्लस, तो दोनों तरफ O आ गया, एक तरफ प्लस लगा दो। P4 होता है, उसकी जगह हो जाएगा P3, 3 हो गए यहाँ पर। P3 वाली कंडीशन ये की आ जाएगी सेम जो किसकी थी? NO की कंडीशन थी, वो 6 और 2 8 और 1 और 2 3, 5/2 वो 2.5। हमारे पहले ऑप्शन में हमको सारे आंसर सही मिल गए हैं, 2.5 2.5 2.5। तो ये ट्रिक ऐसा है, ये सेट ऐसा है जिसमें बंध क्रम तीनों का क्या है? 2.5। तो बंध क्रम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और 3 परमाणु अणु दिए हुए हैं, इनमें संकरण होता है ना नाइट्रोजन का। पहला दे रखा बेटा NO2 प्लस, तो इसके अंदर है N केंद्रीय परमाणु। N के भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 5, लेकिन एक प्लस लग रहा था, हमने ये इलेक्ट्रॉन उसका हटा दिया, 1 प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन कम। कितने O अटैच हो रहे? 2, एक को इन दोनों से, एक को इन दोनों से, क्योंकि O की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो एक और एक 2 बॉन्ड बन गए, 2 का मतलब होता है sp, एक s को और एक p को। sp संकरण है NO2 प्लस में। कौन सा संकरण है? sp। NO3 में देखते हैं, NO3 माइनस, n के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, एक माइनस है तो एक ज़्यादा और हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया ये। कितने O जुड़ रहे हैं? 3, एक इन दोनों से, एक इन दोनों से और एक इन दोनों से, 3 का मतलब एक s को और 2 p को, sp2 संकरण हो गया। तो NO3 पर है sp2 संकरण। NH4 पर क्या है? NH4 प्लस है, N के पास पायतम इलेक्ट्रॉन वही 3 4 5, एक प्लस है तो ये कम हो गया। 4H है, H की संयोजकता 1 होती है, वैलेंसी 1 होती है, इसलिए 1 से ही जोड़ेंगे H को। टोटल नंबर आ गया 4 का मतलब हो गया sp3। इस पर sp3 संकरण है, तो ये sp sp2 sp3 कहाँ पर है ऑप्शन? sp sp2 sp3, ये ऑप्शन हमारा सही है बी हमारा आंसर सही होगा। इन तीनों में क्रम से ये वाला संकरण है। अगले चलते हैं। Na2S4O6 में S का ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? S का निकालने, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले जो 50 क्वेश्चन किए तो उसमें भी था सेम लगभग ऐसा क्वेश्चन। Na पर चार्ज हो गया +2, क्योंकि Na पर होता है +1, 2 Na होगी तो +2। S का फाइंड करना है, S का हो गया 4x 4s। O पर चार्ज होता है -2, तो 6 का हो गया -12 बराबर 0। तो 4x बराबर 12 - 2, तो 4x इक्वल टू हो गया 10, x इक्वल टू हो गया 10/4। 10/4 को सोल्व करेंगे तो 2.5 है क्या? 2.5 कहीं पर आंसर है बी, ये हमारा आंसर करेक्ट हुआ। इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। आगे चलें। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए सही क्या होता है? ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं, तो अभिक्रिया में 2 काम होते हैं, या तो ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक जिसको बोलते हैं, एक होती है ऊष्मा छेपी जो ऊष्मा निकालती है। जब ऊष्मा निकलती है तो नेगेटिव का साइन होता है, और ऊष्मा कोई लेता है तो किसका साइन आता है? पॉजिटिव का। ये केमिस्ट्री में ध्यान रखें, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए आता है साइन पॉजिटिव का। तो ये रहा आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव, धनात्मक। ऊष्मा का मान क्या होगा यहाँ पर? धनात्मक मान होगा, ध्यान रखें। ऊष्मा शोषी के लिए धनात्मक, ऊष्मा छेपी के लिए ऋणात्मक। और ताप निरपेक्ष अभिक्रियाएं और होती है जिसमें डेल्टा एच का मान होता है 0, उन्हें बोलते हैं ताप निरपेक्ष अभिक्रियाएं। एक रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? बेंजीन की क्रिया हो रही है क्लोरोफॉर्म से, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट याद रख सकते हैं, राइमर टीमान अभिक्रिया होती है। ऐसे कुछ याद करना पड़ेगा नेम रिएक्शन में, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म जब एक साथ आ जाए तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ये राइमर टीमान अभिक्रिया। बेंजीन की जगह यहाँ पे फिनोल भी लिख सकता था तो भी राइमर टीमान क्रिया ही होगी, यानी एरोमेटिक कंपाउंड हो कोई, या तो बेंजीन हो या फिर फिनोल हो। लेकिन क्लोरोफॉर्म अगर साथ में आ गया तो राइमर टीमान अभिक्रिया होगी, जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आंसर हमारा सी है। यह अभिक्रिया राइमर टीमान अभिक्रिया है। आगे चले। ब्रोंज, ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मिश्र धातुओं के यहाँ पे पूरी टेबल होती है, याद कर सकते हैं। अभी हमारे पूछा है ब्रोंज। ब्रोंज होता है कॉपर प्लस स्टेनस, ये ब्रोंज धातु होती है, कॉपर प्लस स्टेनस। ठीक है, ये आंसर सही हमारा बी। कोयले का सबसे शुद्धतम रूप होता है,
तो सबको याद होगा एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, कोयले का रूप होता है एंथ्रेसाइट, ये सबसे कोयले का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, सबसे शुद्धतम रूप होता है एंथ्रेसाइट। शॉर्टन बोमन अभिक्रिया है। शॉर्टन बोमन अभिक्रिया में हमेशा ध्यान रखें एक अभिकर्मक ये जरूर आता है C6H5COCl, इसको बोलते हैं बेंजोयल क्लोराइड। एक अभिकर्मक फिक्स है, ये होगा ही होगा, और ये अभिकर्मक नहीं है तो शॉर्टन बोमन अभिक्रिया भी संपन्न नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखो, कहाँ लिख रखा है, एसिटिल क्लोराइड लिखा हो नहीं सकता, गिरगनार्ड अभिकर्मक नहीं हो सकता, बेंजोयल क्लोराइड लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो बेंजोयल क्लोराइड वाली सभी अभिक्रियाएं क्या होती है, शॉर्टन बोमन अभिक्रिया होती है। तो सक्रिय एस समूह से बेंजोयल क्लोराइड की क्रिया ही क्या कहलाती है, शॉर्टन बोमन अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर का मुख्य अयस्क है मेलाकाइट। आपको वो सबके फॉर्मूले याद होने। केलामाइन क्या होता है, ZnCO3, ये किसका अयस्क हो गया, Zn का। डोलोमाइट क्या होता है, FeCO3, ये किसका अयस्क हो गया, आयरन का। मेलाकाइट क्या होता है, CuCO3.CuOH का होल्ट है, ये मेलाकाइट का फॉर्मूला। इसमें कॉपर मेटल दिख रही है तो कॉपर का अयस्क हो गया मेलाकाइट। ठीक है। आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देता, देखो भैया ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। आयोडोफॉर्म परीक्षण ऐसे सभी यौगिक देते हैं जिसमें ये समूह पाया जाए, CH3CO, एसिटिल समूह। कौन सा समूह है, एसिटिल समूह की पहचान के लिए ही आयोडोफॉर्म टेस्ट किया जाता है। जिन यौगिकों में ये समूह होता है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, और जिनमें ये समूह नहीं होता वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते, सीधी सी बात है। तो देखो पहला ऑप्शन है पेंटेन 2 ऑन, 2 नंबर पे CO लिख दो, ये पेंटेन 2 ऑन होगा। तो इसमें ये समूह आ गया क्या, CH3CO आ गया भैया, ये तो दर्शाएगा आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा ये तो। एथेनॉल देखो CH3CHO आ गया CO समूह, ये भी देगा। एथेनॉल देखो CH3CH2OH, इसमें CH3CO समूह दिखाई दे रहा है ना आपको, ये तो ये भी देगा। एक मैंने छोड़ दिया पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन का फॉर्मूला होता है ये 3 ऑन, तीसरे नंबर पे CO है। तो देखो इसमें इधर से आ रहा समूह, ये इसमें समूह इधर से आ रहा है, ये कहीं पर भी CH3CO समूह इसके अंदर नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर हो गया पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ऑन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और बाकी सब तीनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, क्योंकि तीनों में ये समूह पाया जाता है। जिन यौगिकों में ये समूह होता है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। आगे चलें, NH3 का समयुग्मी बेस है। समयुग्मी बेस बनता कैसे, H+ ग्रहण करने से जो बनता है वो क्या होता है, समयुग्मी बेस। यानी मैं H+ ग्रहण करूँ और मैं कुछ और में बदल जाऊँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, समयुग्मी बेस। NH3 पर क्या ऐड करना हमको, H+ ऐड करना है, प्रोटॉन का ऐड कर दें, फिर क्या बनेगा आपको पता है, NH4+ बचेगा। यही क्या है, इसका समयुग्मी बेस है। ठीक है, आगे चलें। कीटनाशक गैमेक्सेन का रासायनिक नाम होगा, DDT गलत है, गैमेक्सेन का नाम होता बेंजीन हेक्साक्लोराइड सही है, और हेक्साक्लोरोबेंजीन, दोनों ही आंसर आपके सामने सही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो गैमेक्सेन होता है वो होता है फॉर्मूला C6H6Cl6, पर रासायनिक नाम पूछा ऐसे नहीं, ये क्या है, IUPAC नेम है। ये कौन सा नाम है, IUPAC। तो ये उत्तर हमारा ज़्यादा सही नहीं होगा, उत्तर ज़्यादा सही होगा ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्योंकि बेंजीन पर ही 6 Cl अटैच हो जाते हैं, ये बॉन्ड हट जाता है अंदर से, तब जाके बन जाता है गैमेक्सेन। इसका एक नाम होता है 666 के नाम से भी इसको जानते हैं, 666, इसको लिंडेन के नाम से भी जानते हैं, 666 भी कह सकते हैं, लिंडेन भी कह सकते हैं। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, हेक्साक्लोरोबेंजीन इसका IUPAC नाम है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर B। दूध किसका उदाहरण है, जेल, दूध जेल नहीं होता, वास्तविक विलयन नहीं होता, वास्तविक विलयन में क्या होते हैं, पानी और नमक जिसमें दिखाई दे, ट्रांसपेरेंसी हो। निलंबन, निलंबन में जो कण दिखाई दे, घुले हुए कण। बच गया इमल्सन, इमल्सन में ना तो घुले हुए कण दिखाई देते हैं, ना ट्रांसपेरेंट होता है, इमल्सन होता है। इमल्सन कितने कहते हैं, इसमें दोनों पदार्थ कैसे हों, द्रव हों, विलय भी द्रव और विलायक भी द्रव हो। तो दूध में दूध और पानी दो चीज़ होती है, दोनों क्या हैं, विलय होते हैं, आपस में घुल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए क्या है, दूध एक इमल्शन है। दूध क्या है, एक इमल्शन। धावन सोडा है, धावन सोडा डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो सूत्र याद करने वाले हैं, Na2CO3.10H2, इसको बोलते हैं धावन सोडा। तो हमारा कहाँ दिख रहा है ये आंसर, डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक का मान क्या होगा यदि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्धायुकाल की बात चल रही है,
तो प्रथम कोटि के लिए अर्धआयु काल का फॉर्मूला होता है ये, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धआयु काल होता है ये, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, ये मान दिया हुआ, तो के यहाँ लिखकर हम इसको यूं लिख सकते हैं, अर्धआयु काल टी हाफ, अर्धआयु काल का मान कितना देखा 34.45 सेकेंड, ये हमारा है। इनको सोल्व करोगे आप, सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.02 के आसपास। 0.02 क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 10 की घात -2 सेकंड ऊपर चले जाएगा तो सेकंड इनवर्स। वेग इस तरह की इकाई होती है प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स, तो 2 गुणा 10 की घात -2 का है, ये लिखा हुआ, ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे सोल्व कर लेंगे, इसको भाग देंगे तो ये आंसर आएगा। आगे चलें, साम्य अभिक्रिया है N2 2NH3, इसमें NH3 की मात्रा में सहायक है, NH3 की मात्रा में ज़्यादा मिले, इसके लिए क्या चीज़ सहायक है। अभिक्रिया क्या है, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो देखो उत्पाद के मोल 2 और अभिकारक के मोल 4, -2, माइनस का मान आ रहा है। जब भी माइनस का मान आए या फिर कह सकते हो उत्पादों के मोल कम हो और अभिकारकों के मोल ज़्यादा हो, तो मात्रा बढ़ाने के लिए, उत्पाद की मात्रा बढ़ाने के लिए दाब में वृद्धि की जाती है। तो दाब में क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। तो बी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, दाब में वृद्धि। कौन सा कक्षक पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, 3F संभव नहीं है, क्योंकि F कक्षक हमेशा चौथे कक्षा से आना शुरू होता है, यानी 4F हो सकता है, 3F नहीं हो सकता। 1 के साथ S आता है, 2 जब कक्षा चालू होती है तो 2S भी आ सकता है, 2P भी आ सकता है, तीसरे कोर्स में 3S और 3P 3D तक ही पॉसिबल है, 3F नहीं हो सकता, क्योंकि F कक्षक चौथे कोर्स से आना प्रारंभ होते हैं। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर बी, ये कक्षक संभव नहीं है। K3 FeCN6 में Fe की ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी भैया, ऑक्सीजन अवस्था होगी, K पर +1 चार्ज होता है तो +3 हो गई, Fe की x हो गई, Cn की हो गई -6 = 0, तो x बराबर आ जाएगा 3। बी आंसर हमारा सही आंसर। निम्न में से सबसे कम कौन घुलनशील है, यहाँ पे दे रखे हैं विलेयता गुणनफल के मान। जब विलेयता गुणनफल के मान दिए गए हों और पूछा जाए किसकी विलेयता ज़्यादा है या किसकी कम है, तो आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी, जिसकी विलेयता गुणनफल का मान जितना कम होता है वो उतना ही कम घुलनशील होता है, और जिसकी विलेयता गुणनफल का मान जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही अधिक घुलनशील होता है। तो सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे छोटा मान कौन सा है, ये देखो भैया, सबसे छोटा मान -370, 10 की घात -370, सबसे बहुत ही छोटा मान हो गया। तो माइनस की घात जितनी ज़्यादा होगी उतना ही छोटा मान हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर डी, यानी MnS सबसे कम विलय होता है। SnS2 का विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल कैसे निकालते हैं, देखो भैया, SnS2 इसको तोड़ दो, Sn पर पता नहीं क्या चार्ज आता है, लेकिन S पर तो पता है आपको, -2 चार्ज आता है, तो कितने हो गए, -4, तो इसलिए लिख देंगे +4। इसकी विलेयता मान ली मैंने S, इसकी विलेयता मान ली मैंने 2S, आगे जितने मोल होते हैं उतनी विलेयता हो जाती है उसकी। इसके लिए K लिखा जा सकता है Sn + 4 S -2 और ये 2 ऊपर आ जाते हैं जो मोल होते हैं वो, और SnS2 ये नीचे आ जाता है। SnS2 इसके साथ चले जाता है तो इसको लिख सकते हैं KSP, खाली ये रह जाता है यहाँ पर Sn + 4 और S -2 की पावर 2, ये इसके साथ आ गया तो यहाँ पर इसको लिखेंगे KSP। तो Sn + 4 S -2 का होल स्क्वायर, ये रहा डी आंसर सही, और सभी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत लिखा हुआ है। आगे चलें, बेरियम सल्फेट का विलेयता गुणनफल इतना है, इसकी जल में बेरियम सल्फेट, ठीक है भैया, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4, तोड़ लो इसको, एक तो हो गया बेरिलियम +2, एक हो गया SO4 -2, इसकी विलेयता S, इसकी विलेयता S, तो विलेयता गुणनफल क्या हो गया, KSP हो जाएगा ये तो, और ये इसकी विलेयता S और इसकी विलेयता भी S हो गया यहाँ पर S², तो विलेयता कितनी हो गई, KSP का √। तो विलेयता पूछ रहा है, विलेयता यानी S पूछ रहा है, तो KSP का क्या निकाल देंगे, रूट। KSP दे रखा है, विलेयता गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 गुणा 10 की घात -10 इसका रूट। तो 10 की घात -10 घात का जब रूट निकालते हैं तो हाफ हो जाती है, तो 10 की घात माइनस कितनी हो जाएगी, 5, 1 का रूट 1 ही छोड़ दो, ये आंसर आने वाला है। तो पावर देख के पता लगा सकते हैं 10 की घात -5 का है, ये रहा। तो डी आंसर हमारा सही आंसर होगा, 1.33 गुणा 10 की घात -5 ग्राम। तो ये इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। आगे चलें, C4H10 यानी
ब्यूटेन हो गया, कार्बन 4 हो गए। समावयवी एक तो बना लो 4 कार्बन की सीधी चेन, एक बना सकते हो ये, और कोई सी भी चेन नहीं बना सकते आप, सब में यही रिपीट होंगी बार बार, तो 2 ही बन सकती हैं। तो C4H10 के कुल कितने समावयव बनेंगे? ओनली 2। निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या सही नहीं है? n बराबर 3, l बराबर 2, ये तो सही है। n बराबर 2, ओहो यही गलत है, क्योंकि जितना n होता है l उससे 1 कम होता है। पिछली वीडियो में बताया था आपको, n अगर 2 है तो l का मान 1 तक ही हो सकता है, n-1 होता है l, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये क्वांटम संख्या सही नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। बी आंसर हमारा दिया गया। सर्वाधिक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का युग्म कौन सा है? प्रबल अम्ल जो सबसे जल्दी H+ आयन त्याग दे, तो H3O+ त्याग सकता है, पर यहाँ पे ये उदासीन है, ये तो सेट गलत है। H3O+ त्याग देगा, H+, तुरंत H+ त्यागेगा, क्योंकि ये उदासीन यौगिक बदल जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और OH- क्या करेगा? ये H+ को तुरंत ग्रहण कर लेगा, इसलिए प्रबल क्षार है, क्योंकि ये भी H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही युग्म ऐसा है जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की तरह व्यवहार दर्शा रहा है। हाइड्रोसाइनिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक, ठीक है, सांद्रता। हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है HCN, इसको यूं ब्रेक कर दिया H+ और CN- में, ठीक है। के निकालो इसका वियोजन स्थिरांक, कैसे लिखेंगे हम? H+ CN- और HCN। वियोजन स्थिरांक यानी के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁸। H+ की सांद्रता हमको ज्ञात करनी है, ठीक है, इसको छोड़ दें क्यों। CN- की जिसकी नहीं देता उसकी हम कितनी मान लेते हैं? 1। और HCN की दी हुई है 0.01, कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 10⁻⁸ गुणा 0.01 बराबर H+ आयन की सांद्रता, ठीक है बेटा। एक को इससे मल्टीप्लाई किया गया, तो 4 × 10⁻⁸, इसको लिखा जा सकता है 10⁻2 इसको, तो आंसर आ गया हमारा 4 × 10⁻10। ये H+ आयन की यहाँ पर सांद्रता होगी, तो ये आंसर हमारा बी सही है, 4 × 10⁻10। आगे चलें। राजस्थान में पाइराइट कहाँ पाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर। सीकर पाया जाता है। सीकर में पाइराइट जो क्या है? कॉपर का अयस्क है, मीन कॉपर की मात्रा जो खेतड़ी है झुंझुनू में, लेकिन जिला क्या आता है? सीकर। तो सीकर में सबसे ज़्यादा पाइराइट पाया जाता है। DAP उर्वरक का रासायनिक सूत्र होगा। DAP का पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम से पता चल गया, अमोनियम होना चाहिए डाई 2 बार, तो ये रहा NH4 का ऑल्टवाइज, ये सूत्र होता है, डायरेक्ट याद करेंगे आप, HPO4। डाई अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ये होता है। ये यूरिया का फॉर्मूला है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, ये भी कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। ये हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। एसिटिलीन अणु में क्या होता है? एसिटिलीन अणु होता क्या है? एसिटिलीन अणु है HCH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है बेटा एसिटिलीन। तो क्या इसके अंदर सिग्मा बंध कितने हैं? 1 2 3, और 2 ऊपर वाले क्या है? पाई बंध। 3 सिग्मा 2 पाई, ये रड्डी आंसर। 3 सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं एसिटिलीन में। जीमोन प्रभाव किसका व्याख्या करता है? बोर वाले लेसन में था, जो बोर की कमियों में आता है, एक जीमोन इफेक्ट था, जीमोन प्रभाव, एक था स्टोर्क प्रभाव। वो क्या करते हैं ये दोनों? बोर की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं उनके ऊपर या तो विद्युतीय क्षेत्र लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर जो स्पेक्ट्रम की लाइन थी वो छोटी छोटी लाइनों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। तो जीमोन किसकी बात करता है? कौन सा क्षेत्र लगाकर बात करता है? चुंबकीय क्षेत्र। स्टोर्क विद्युतीय क्षेत्र लगाकर बात करता है। तो जीमोन की बात कर रहे हो कैसे? चुंबकीय क्षेत्र की। जीमोन जब भी स्पेक्ट्रम रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र लगाता है तो स्पेक्ट्रम रेखाएं बारीक बारीक लाइनों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती हैं। कौन सा क्षेत्र लगाया जीमोन ने? चुंबकीय क्षेत्र। ये बात पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जीमोन किस प्रभाव की व्याख्या करता है? चुंबकीय प्रभाव की। MgOH के लिए मोलर विलेयता और विलेयता गुणनफल Ksp का मान क्या होगा? विलेयता व विलेयता गुणनफल Ksp होगा। अच्छा, मोलर विलेयता S है, ठीक है, इसको लिखें ऐसे MgOH का होल ट्वाइस, इसको तोड़ो Mg+2 और 2OH माइनस, इसकी विलेयता हो गई S, इसकी विलेयता हो गई यहाँ पर 2S। आगे जब जो होता है 2 होता है 2S, 3 होता है 3S। अब विलेयता गुणनफल क्या याद करते हैं? विलेयता गुणनफल हो जाएगा Ksp, इन दोनों का गुणनफल हो जाता है S की जगह S लिख लेंगे और 2S लिखकर इसके आगे जो मोल है वो यहाँ लगा देंगे। तो Ksp बराबर हो जाएगा S की जगह S, 3 हो जाएगा 2 दूनी 4S², तो सोल्व करेंगे आ जाएगा 4S³। ये
MgOH के होल ट्वाइस का विलेयता गुणनफल का मान होगा 4s क्यूब, जो ये रहा आंसर हमारा C, 4s क्यूब। एल्फा कण क्या होता है, डायरेक्ट याद करें, हीलियम 2-4 को एल्फा कण कहते हैं, यही एल्फा कण है, तो हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पर C, हीलियम 2-4। ऊर्जा के रूप में एक AMU एटॉमिक मास यूनिट एकीकृत द्रव्यमान किसके बराबर होता है, ये 931.1 किलो कैलोरी के समान होता है ऊर्जा के रूप में एक AMU। भूपटल पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है एल्यूमिनियम। भूपटल पर एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। साम्य स्थिरांक व्यंजक SO2 से SO3 के निर्माण के लिए क्या सहायक होगा। SO2 से SO3 का निर्माण कर रहे हैं, तो SO2 और O2, ये बन गया 2SO3। इस प्रकार से SO2 से SO3 बनने की रिएक्शन होगी। अब इसके लिए K फाइंड करना है, तो K में हमेशा उत्पाद तो ऊपर होता है SO3 मोल आ गया स्क्वायर के रूप में, और नीचे हो गया SO2 ये स्क्वायर, और ये हो गया O2। ऐसा ऑप्शन का है SO3 का होल ट्वाइस, SO2 का होल ट्वाइस, और ये SO2। ये ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है सही, ये वाला B, सेम ऐसा ऑप्शन है B। तो ऐसा मैच कर लो SO3 पर, SO2 पर और O2। तो हमारी ये रिएक्शन का हमको पता चलना चाहिए। खुद ने कहा SO2 से SO3 बनाना, तो मैंने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने साम्य स्थिरांक का मान लिख दिया। साम्य स्थिरांक क्या करते हैं, उत्पाद ऊपर लिखते हैं, मोल को घात के रूप में लिखते हैं, और अभिकारकों को नीचे लिखते हैं। तो ऐसा ये मैचिंग B के साथ बैठ रहा था। हमारा आंसर क्या सही हो गया यहाँ पर B। फिनेसिटीन डायरेक्ट याद सकते हैं, ज्वर रोधी, यानी जब फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तब फिनेसिटीन नाम का एक सॉल्ट है जो दवाइयों में डाला जाता है। तो फिनेसिटीन प्रयुक्त की जाती है ज्वर रोधी के रूप में। अक्रिय गैसों का विन्यास क्या होता है, अक्रिय गैसों का विन्यास क्या होता है बेटा, याद रखने वाली बात है, NS2 P ब्लॉक में आती है, P6 फुल फिल्ड होता है इनका, और P में जितनी जगह होती है पूरी बढ़ जाती है, S में जितनी जगह होती है उतनी बढ़ जाती है। तो NS2 NP6 पहला ऑप्शन हमारा सही है A। बेंज एल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल बनाना है, तो बेंज एल्डिहाइड कैसा एल्डिहाइड, ये है बेंज एल्डिहाइड। इसमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ऐसे एल्डिहाइड कीटोन कौन सी क्रिया दर्शाते हैं, केनिजारो। कल वाले वीडियो में भी था, इससे पिछले वीडियो में अपने 1 से 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन क्वेश्चन का रूप अलग था ये। तो इसमें क्या है, यहाँ पर कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने वाले एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, हमेशा केनिजारो क्रिया दर्शाते हैं, और किसमें कन्वर्ट होते हैं, एल्कोहल में। तो आप तो ये देखो बेंज एल्डिहाइड किसमें बन रहा है, एल्कोहल में। तो एल्डिहाइड से एल्कोहल का बनना कई क्रियाएं होती हैं, लेकिन अगर बेंज एल्डिहाइड है तो यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो कौन सी क्रिया है वो, केनिजारो क्रिया है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हुआ, केनिजारो अभिक्रिया। A+B AB अभिक्रिया यदि दोनों की सांद्रता दुगनी कर जाए। इस अभिक्रिया में कहीं नहीं लिखा हुआ कि A और B किस कोटि के लिए है, प्रथम के लिए है, द्वितीय के लिए। जब कोटि नहीं हो तो जितनी सांद्रता करते हैं उतना ही वेग क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। कोटि कहीं नहीं पूरे क्वेश्चन में, तो A और B दोनों की सांद्रता क्या कर दी मैंने, दुगनी, तो वेग भी कितना हो जाएगा, दुगना। तो सीधी सी बात है, सी आंसर हो गया हमारा। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता गुणा संवेग में अनिश्चितता किसके बराबर होती है, H/4π के बराबर होती है। ये एक रिलेशन है। तो डेल्टा एक्स का है मेरा, डेल्टा पी का है 4π, ये गलत हो गया, 2π गलत हो गया, डेल्टा पी H/4π ये सही है। सी आंसर हमारा सही आंसर है। किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ऑर्गन में जितने उसके बराबर है। तो पहले तो ऑर्गन में कितने न्यूट्रॉन है, 40 में से 18 घटा दो, 22 न्यूट्रॉन है। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, 22। इनमें किसमें 22, 11 में से 9 गए 2, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 2, 22, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया 19, 22। अब प्रश्न देखो, किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ऑर्गन में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं है। न्यूट्रॉन ऑर्गन में कितने न्यूट्रॉन है, 22, इसमें भी 22 है, इसमें 22 है, इसमें 22 है, इसमें लेकिन नहीं है। तो ये आंसर हो गया हमारा, इसमें समान नहीं है। जितने ऑर्गन में न्यूट्रॉन है उतने स्कैंडियम में न्यूट्रॉन नहीं है। ये पूछा था किसमें समान नहीं है, तो सी आंसर हमारा सही होगा। न्यूट्रॉन निकालते हैं, द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। 1 मोल सल्फाइड आयन अम्लीय विलयन में क्रिया कराने के लिए कितने मोल KMnO4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या क्या है, KMnO4। KMnO4 के कौन से आयन क्रिया करते हैं, मैग्नेट आयन MnO4-, और किस में बदल जाते हैं ये, Mn+2 में बदल जाते हैं।
ऑक्सीजन अवस्था इस पे Mn की यहाँ पर +7 और इस Mn की ऑक्सीजन अवस्था होगी यहाँ पर +2, निकाल लेंगे x मानकर। तो क्या हो रही है यहाँ पर 5 की कमी हो रही है। दूसरा सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन क्या होता है? SO3-2। ये किस में कन्वर्ट होता है? SO4-2 में। इसमें सल्फर का ऑक्सीजन निकालेंगे आएगा +4, इसमें निकालेंगे आएगा +6। यहाँ हो गई 2 की वृद्धि। तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा हमको। कमी वृद्धि जब होती है तो हमको पता होगा ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देता है। मल्टीप्लाई का तो क्या है? 2MnO4- और इधर आएगा 2Mn+2। 5 से इसको मल्टीप्लाई करता है 5SO3- और 5SO4-2। ऐड कर दो इनको तो देखो क्या हो रहा है, रिएक्शन देखना पता चल गया साफ साफ। 2MnO4- और 5SO3-2। आगे जाने की जरूरत नहीं है। यानी 2 मोल इसके कितने मोल से क्रिया कर रहे हैं? 5 मोल से, तब जाके रिएक्शन बैलेंस होती है। 2 मोल KMnO4 के 5 मोल SO3 क्रिया करते हैं। लेकिन अगर सल्फाइड आयन का 1 ही मोल हो, ये तो है 5 मोल, 5 मोल होते हैं तो कितने चाहिए? KMnO4 के 2 मोल चाहिए। लेकिन जब 1 मोल हो तो कितने चाहिए? तो रिएक्शन से तो हमने ये पता लगाया। क्या पता लगाया? 5 मोल, इसको बोलते हैं सल्फाइड के क्रिया करते हैं KMnO4 के 1 मोल से, नहीं सॉरी 2 मोल से। रिएक्शन कर रही है बात 2 मोल से। अब 5 की जगह हम कर दिए यहाँ पर 1 मोल। 1 मोल सल्फाइड का KMnO4 के कितने मोल से क्रिया करेगा? KMnO4 के मोल। तो 1 के लिए क्या करते हैं? 2 यहाँ पर जो आगे होता है वो यानी 2/5, 2/5 मोल चाहिए। तो 1 मोल सल्फाइड का हो तो KMnO4 कितने मोल चाहिए? 2/5, यानी पहला आंसर हमारा सही है। तो ऐसी रिएक्शन करने के लिए आपको ये बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। पहले वास्तविक रिएक्शन में क्या होता है? तो मैग्नेट KMnO4 और सल्फाइड की वास्तविक रिएक्शन ये होती है। इस रिएक्शन से पता चला हम कि 5 मोल सल्फाइड के 2 मोल से रिएक्शन कर सकते हैं। तो 1 मोल कितने से करेगा? कर लिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 2/5 आंसर आया। 1 विलियन के 100 ml में क्या ज्ञात करनी है? मोलरता। मोलरता का सूत्र होता है कैपिटल M। विलय का भार, कितना विलय का भार? 4.9। विलय कौन है? H2SO4। इसका अणुभार होता है 98। और विलियन का आयतन, कितना है? 100 ml। किसमें? ये ml में। इसको लीटर बदलने के लिए इसमें किसका भाग देंगे? 1000 का। ये देखिए 20 से 20 कैंसिल होगी, पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ गई, 1 0 से ये 0 कैंसिल होगी, 9 से 98 गया 2 टाइम, तो आ गया हमारा 1/2। 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 m। ए आंसर। ये इसकी मोलरता होगी। मृदा के निर्माण में सक्रिय कारक कौन होता है? जलवायु। ध्यान रखें, मृदा के निर्माण में सक्रिय कारक कौन है? इन चारों में से जलवायु सबसे ज्यादा सक्रिय कारक है। खनिज पदार्थ में जीवांश की मात्रा होती है, आपको याद होगा 0.1 से 5% तक। यह आंसर हमारा सही है। सूक्ष्म जीवों के शरीर में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है 9:1। कार्बन और नाइट्रोजन का तो 9:1 ये वाला ऑप्शन। 4 से 9 भी हो सकता है, किसी में 8 आ जाए 6 आ जाए, रेंज बना दी 4 से 9, लेकिन 9:1 ये आंसर हमारा सही है। मृदा कार्बनिक क्लोराइड है, ह्यूमस। मृदा में कार्बनिक क्लोराइड क्या होता है? ह्यूमस होता है। क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन की प्रधानता ज्यादा होती है? क्षारीय मृदाओं में OH- की होती है, तो इनमें से कहीं नहीं दिख रहा हमको, तो डी आंसर इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्षारीय मृदाओं में किस आयन की प्रधानता ज्यादा होती है? OH- आयन की प्रधानता ज्यादा होती है। ये अम्लीय मृदाओं में होती है, लवणीय मृदाओं में होती है। उभय प्रतिरोध क्षमता क्या दर्शाती है? अम्लीयता, क्षारीयता? नहीं, दोनों ही दर्शाती है। ए और बी दोनों, ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। उभय प्रतिरोध का मतलब होता है उभय यानी दोनों का प्रतिरोध करने वाला। तो ये अम्लीयता भी होती है इसके अंदर और क्षारीयता भी होती है, जब भी दोनों चीज कंबाइंड होगी। तो ए व बी दोनों आंसर हमारे सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है। एमाइड होता है, कल भी आता है नाइलॉन वाले क्वेश्चन में, कल की वीडियो में, CONH2, ये होता है एमाइडो ग्रुप। तो ये किस में पाया जाता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, दिख रहा है आपको इसके अंदर CONH2, तो ठीक है, यही आंसर हमारा सही है। आगे और देख लें, अमोनियम सल्फेट, NH4 का ऑल्टोइज SO4, कहाँ है इसके अंदर? इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो यूरिया ही सही आंसर। यूरिया ही क्या है? एक एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है। तो यूरिया पे आप टिक लगाएंगे। याद रखें, एमाइड वाला कार्बनिक उर्वरक कौन है? यूरिया। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हुए, और क्वेश्चन अभी बाकी हैं। एग्जाम में भी काफ़ी समय बाकी नहीं है, 2 दिन बाकी हैं एग्जाम में भी। तो 100 क्वेश्चन आपके सामने आ गए, खूब मन लगा के इनको पढ़ें, बार बार इनका रिविज़न करें,
और इसके साथ साथ अपनी जो बुक है और जो हमारे पास भी मटेरियल स्टडी का वो भी पढ़ते रहें। इन पर भी फुल्ली डिपेंड नहीं हो, लेकिन हाँ इतना विश्वास है इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। और इन क्वेश्चंस को आप शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने साथी संगियों को बताएं, ताकि वो भी आने वाली परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। और खूब मन लगा पढ़िएगा। और पुनः एक बार फिर RJC परिवार की तरफ से आपको जेट के एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।